नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संस्कृत शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याता हिंदी परीक्षा का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र लेंगे। परीक्षा 18 नवंबर को आयोजित हुई, 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है और आपने प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से देखा होगा। आज यहाँ इस प्रश्न पत्र पर चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि हमें यह देखना है कि किस तरह से प्रश्न पूछने के तरीके बदले जा रहे हैं। हर परीक्षा में नया बदलाव होता है। इस परीक्षा में भी 4-5 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्न पहले कभी परीक्षाओं में पूछे नहीं गए हैं, तो हर बार कोई न कोई बदलाव होता है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो परीक्षा हुई है, इसमें हिंदी विषय के 120 प्रश्न और 30 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के जो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में शामिल है पूछे गए हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि 120 प्रश्नों में 110 से 15 के बीच में सीधे प्रश्न प्रज्ञा क्लासेस के नोट्स से या कक्षा से सीधे पूछे गए हैं। ध्यान देना, जो ऑफलाइन कक्षाएं होती है उनमें हम नोट करवाते हैं और ऑनलाइन कक्षा में स्लाइड के माध्यम से, तो दोनों माध्यमों से हम यहाँ साक्ष्य के साथ आपको यह प्रश्न पत्र करवाएंगे। चाहे वो हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास से हो, चाहे वो अभ्युदय हिंदी मानक व्याकरण से हो, चाहे अन्य तरह से जो है नोट्स से आए हो, प्रज्ञा क्लासेस के नोट्स से या सीधे कक्षा से पूछे गए सवाल हैं। 110 से 15 के बीच में सवाल पूछे गए हैं, तो हम एक एक सवाल पर जो है बात करेंगे। तो ध्यान देना है आपको। हमें कुछ ऐसे सीधे प्रश्न हम सीधे आगे बढ़ेंगे और जहां हमें रुकना है, समीक्षा करने की, प्रश्न पूछने के तरीके कैसे बदल रहे हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो इस प्रश्न पत्र को समझते हुए आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 1। हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी, भरित तिमिर पर परम प्रभा में बनकर टूटी, जगत जगमगा उठा विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल थैली। इस काव्यांश में प्रयुक्त छंद है। तो ध्यान देना, इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न को पढ़ने के बाद में विकल्प देखना है। विकल्प में 4 छंदों के नाम दिए गए, चारों छंद मात्रिक छंद है, तो सीधा सा है यह मात्रिक छंद से संबंधित प्रश्न है। तो मात्रिक छंद है तो इसमें मात्राएं गिननी है और इसमें 4 चरण दिए हैं, तो यह सम मात्रिक छंद है। तो इसमें देखना 4 विकल्पों में ऐसा कौन सा छंद है जो सम मात्रिक नहीं है। तो ध्यान देना, उलाला सम मात्रिक नहीं, तो इसको तो हमने कट कर दिया। अब गीतिका में एक चरण में कितनी मात्राएं, रोला में कितनी है, चौपाई में कितनी है। गीतिका में ध्यान देना है 26 मात्राएं होती है और रोला में कितनी होती है, 24 मात्राएं होती है, क्योंकि रोला में 11-13 प्रयति होती है। दोहा में 13-11 प्रयति होती है। अर्ध सम है लेकिन रोला सम छंद है और इसमें 11-13 प्रयति होती है और चौपाई में एक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो ध्यान देना है। अब हमें इस छंद के एक चरण की मात्राएं गिननी है। तो ध्यान देना, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु गुरु। अब देखिए मात्राएं 1 2 3 3 6 8 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 24 मात्राएं इसमें हैं। तो एक चरण में 24 मात्राएं हैं और यहाँ आपके 4 विकल्पों में रोला छंद में 24 मात्राएं हैं। ध्यान देना, पहला प्रश्न जो पूछा गया है उसका जो उदाहरण है रोला छंद का है और हमने रोला छंद का उदाहरण कक्षा में करवा दिया है। तो ध्यान देना, रोला छंद के नियम तो यहाँ दिए हुए हैं। इसमें रोला छंद मात्रिक सम छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 प्रयति होती है, अंत में 2 गुरु या 2 लघु होते हैं। लेकिन मजे की बात यह कि जो उदाहरण हमने लिखाया था सीधा वही उदाहरण आरपीसी से
आरपीसी के इस प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो ये सीधा सा जो है आया है, साक्ष्य के साथ हम बात करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संगत है? ध्यान देना, ये समझना जरूरी है। संगत असंगत को देखना है, सुमेलित असुमेलित, संगत असंगत, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी छंद से संबंधित है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं। अभी हमने लिया कि चौपाई मात्रिक छंद है, इसमें वर्ण देखने नहीं है, तो ये गलत है। रोला वर्णिक मुक्तक छंद है, तो रोला कैसा है? रोला मात्रिक है, वर्णिक नहीं है, तो ये भी गलत है। गीतिका के प्रत्येक चरण में 15-13 प्रयति होती है, नहीं, गीतिका के प्रत्येक चरण में 14-12 प्रयति होती है, यहाँ यह गलत है। दोहा मात्रिक अर्ध समछंद है, दोहा मात्रिक अर्ध समछंद है। चारों छंदों के बारे में हमने यहाँ लिखाया है, चौपाई का, रोला का, गीतिका का, और यहाँ आपके जो है दोहा है, हमने यहाँ लिखा है अर्ध मात्रिक समछंद है। तो सीधा सा इसका उत्तर क्या होगा? 4 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी कक्षा से सीधे जो है प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 3, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाही, जो आँखन सब देखिए आँखिन देखी जाही। ध्यान देना, यहाँ कोई संभावना व्यक्त नहीं की गई है, बल्कि पहली पंक्ति के समर्थन में दूसरी पंक्ति आई है। तो यहाँ ध्यान देना है, 4 विकल्पों में रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, दृष्टांत में रूपक है नहीं, कोई किसी तरह का आरोप नहीं है, संभावना नहीं है। तो क्या है? एक पंक्ति है, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाही, और उसके समर्थन में आइए, जो आँखन सब देखिए आँखिन देखी जाए। मतलब आँख से हम सब देखते हैं, लेकिन आँख को ही नहीं देख पाते हैं। तो वही बात है कि इसमें वाचक शब्द आया है, और हमने यहाँ उदाहरण अलंकार में कक्षा में लिखाया है कि जब में वाक्य के रूप में कोई एक बात कही जाए, दूसरे उपमान वाक्य द्वारा उसकी समानता का भाव दिखाने के लिए उसी से मिलता जुलता उदाहरण दिया जाए। और इसमें जिम्मी, ज्यों, जैसे, इव, यथा आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता तो उदाहरण अलंकार होता है। और वाचक शब्द नहीं आए, बिंब प्रतिबिंब भाव हो, तो दृष्टांत अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उदाहरण अलंकार होगा। इसके नियम जो है दिए गए हैं, पहचान बताई गई है। अगला प्रश्न है, काव्य गुणों की विशेषताओं के संबंध में असंगत है। तो काव्य गुणों से संबंधित है, मधुर भाव को द्योतित करने वाले रसों में कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग वांछनीय है, ठीक है। प्रश्न में पूछा है असंगत है, हमें गलत वाला देखना है। रौद्र, वीर और विभत्स रस की व्यंजना तो सरल, बोधगम्य एवं सर्वजन सुलभ शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं। यहाँ ध्यान देना है, माधुर्य गुण में होता है कोमल, मधुर, रचना, सुकुमार शब्दावली, और यहाँ कहा गया है रौद्र, वीर, विभत्स रस की व्यंजना हेतु बोधगम्य, सर्वजन सुलभ शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो ध्यान देना, ओज गुण के साथ वीर, रौद्र, विभत्स रस होते हैं, और उसमें त वर्ग के वर्णों का प्रयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में यह विकल्प जो है क्या है? असंगत है। तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा 2। बाकी वाले इस तरह से सीधा अगर प्रश्न मिल जाता है दूसरे विकल्प में, पहले विकल्प में, तो मेरा मानना है कि पीछे वाले विकल्पों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका समय कम होता है। ऐसे में आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। और पीछे अगर विकल्प देखते हैं तो कोमल भाव वाले रसों के वर्णन में कठोर वर्ण प्रयुक्त हो तो रसास्वादन में व्यवधान होता ही है। रस को ध्यान में रखकर ही काव्य गुणों का वर्गीकरण किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर होगा 2। प्रश्न संख्या 5, हृदय में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न करने तथा चित्त का विस्तार करने की क्षमता से युक्त रचना में किस काव्य गुण की प्रधानता होती है? ओज गुण में हमने लिखा है दीप्ति, तेजस्विता उत्पन्न हो। तो सीधा सा है, इसमें कौन सा उत्तर होगा? ओज, उत्तर 1। प्रश्न संख्या 6, उलाला छंद की विशेषता है। उलाला छंद अभी आया था, और उलाला छंद की पहचान हमने यहाँ बता दी है। विषम चरण में 15 वर्ण होते हैं, ठीक है। 15-13 पे यति होती है, विशेषता है। विषम चरण में 15 वर्ण होते हैं, लेकिन ध्यान देना वर्ण नहीं होते हैं। उलाला मात्रिक छंद है तो मात्राएं होती है, तो ये ठीक नहीं है। ये पूछा है, विशेषता पूछा है। समचरण दोहे के विषम चरण के समान होता है। समचरण देखिए, उलाला में समचरण कौन सा? दूसरा। इसमें कितनी मात्राएं हैं? 13। और दोहे में, ये दोहा हमने साथ में लिया है, इसमें कितनी मात्राएं? विषम चरण में 13। तो ये सही कह रहा, समचरण दोहे के विषम चरण के समान होता है, बिल्कुल ठीक है।
विशेषता इसकी है, तो इसका उत्तर होगा यह। उसके बाद में प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण बगण तो होते ही नहीं है, वर्णिक छंद में होते हैं, मात्रिक समछंद नहीं है, अर्ध समछंद है, होगा 2, और ये सीधा सा दिया गया है। प्रश्न संख्या 7, रस को अखंड चिन्ह में स्वयं प्रकाशमान आनंद स्वरूप वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मानंद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण स्वाकारवत अभिन्न और आस्वाद रूप मानने वाले आचार्य कौन है? सीधा सा दिया गया है, विश्वनाथ ने रस का स्वरूप स्थिर किया है और सीधा सा है, इसका उत्तर क्या होगा? 3, विश्वनाथ। 8वां प्रश्न है, ये स्वयं इतने प्रबल होते हैं कि मित्र या शत्रु भाव इन्हें न तो आत्मसात करते हैं और न दबा सकते, ये दूसरे भावों को अंतर्निहित करके उन्हें वशवर्ती बना लेते हैं। तो हमने यहाँ स्थायी भाव का लिखा है कि सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में सदैव विद्यमान रहने वाले, वे चिरकाल तक उसी प्रकार विद्यमान रहते जिस तरह मिट्टी में महक, यानी इनको कोई मिटा नहीं सकता। तो सीधा सा है, इसका उत्तर क्या है? स्थायी भाव। या प्रश्न पूछने के ध्यान देना, शब्दों में अंतर है लेकिन मूल भाव जो है वो हमने वहाँ दिया है, भाषा को बदल करके प्रश्न पूछा गया है। ये परीक्षा की तैयारी करने वाले को अपनी समझ बनानी होगी। प्रश्न संख्या 9, रौद्र रस के संचारी भाव हैं। ये सीधा प्रश्न नहीं है, लेकिन जहाँ भी हमने उदाहरण लिए हैं तो उसमें आपके रौद्र रस का एक रौद्र रस की जो पहचान ली है, देखिए इसमें गर्व, अमर्ष, चपलता, आवेग आए हैं, तो ध्यान देना है ये किस में है? गर्व, अमर्ष, चपलता, उग्रता। तो प्रत्येक रस में 3, 4, 4, 5 संचारी भाव जो है प्राय वही होते हैं। तो इसमें रौद्र रस की संचारी भाव पूछा, इस तरह के प्रश्न भी बहुत कम पूछे जाते हैं। संचारी भाव से संबंधित प्रश्न ऐसा आता है, संचारी भाव संख्या में कितने हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा संचारी है या कौन से संचारी नहीं है, युग्म में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस बार अलग तरह से पूछा गया, तो इसको भी देखना है सभी रसों के प्रमुख संचारी भाव कौन से हैं। प्रश्न संख्या 10, रस सूत्र की आचार्य शंकुक द्वारा की गई व्याख्या को कहते हैं? ध्यान देना, शंकुक ने इसे अनुमितिवाद कहा है, लोलट्टी उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा है, तो इसका उत्तर होगा 2, अनुमितिवाद। बाकी देखने की आवश्यकता भी नहीं है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11, रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विभाजन में वीर गाथा काल का प्रारंभिक समय क्या माना है? ध्यान देना, मैं हमेशा कक्षा में बताता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास विक्रमी संवत में लिखा है और परीक्षा में पूछा जा सकता है ईस्वी सन में बदलते हुए। और मैं जब टेस्ट लेता हूँ साहित्य इतिहास परंपरा का, तो उसमें एक प्रश्न अवश्य देता हूँ, और यहाँ ये प्रश्न सीधा है, पूछा गया है, शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का प्रारंभिक समय क्या बताया है? तो हमने क्या बताया है? 1050 विक्रमी संवत। अगर इसको ईस्वी सन में बदलेंगे तो ध्यान देना कितना हो जाएगा? 993 ईस्वी हो जाएगा, क्योंकि उसको हमें 57 वर्ष कम करने हैं, तो इसका उत्तर होगा 993 ईस्वी। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान देना है, उनको अच्छी तरह से पढ़ना है और उस आधार पे आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर होगा यह 993 ईस्वी। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ काल क्रम की दृष्टि से सबसे पहले लिखा गया? तो ध्यान देना, आपके विकल्प 4 है। साहित्य इतिहास परंपरा लंबी है, गाथा दत्तासी से शुरू होती है, कई इतिहास लिखे गए। हमें 4 विकल्पों को देखना है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कब लिखा गया? 1888 में लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखा गया? 1940 में लिखा गया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया? 1938 में लिखा गया। और मिश्र बंधु विनोद कब लिखा गया? 1913 और 1934 में शेष आता है। तो ध्यान देना है, पूछा इसमें पहले कौन सा है, सबसे पहले कौन सा लिखा गया? तो सीधा है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका उत्तर होगा 1। अगला प्रश्न है, देखिए इसको थोड़ा सा बदलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, रसानुभूति या रसास्वादन की सूचना किससे प्राप्त होती है? ध्यान देना, हमने लिखा है अनुभाव क्या है? स्थायी भाव को व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव, यानी
जब स्थायी भाव जागृत होंगे तो रसानुभूति होगी, और उसकी सूचना में किससे मिलेगी? आश्रय की चेष्टाओं से मिलेगी। और आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती? अनुभाव। तो इसका उत्तर सीधा होगा अनुभाव। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। ध्यान देना, सुमेलित नहीं है, असुमेलित है, सुमेलित है, ये देखना है, फिर आगे बढ़ना है। हिंदी साहित्य और संवेदन का विकास, ध्यान देना, हिंदी साहित्य और, यहाँ देखना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, तो ध्यान देना हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। सुमेलित नहीं है, ये थे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नंद दुलारी वाजपेयी, ठीक नहीं है। तो हमें आगे बढ़ने के बजाय इसको रेखांकित करना है कि ये उत्तर इसका है, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यह सुमेलित नहीं है। हिंदी साहित्य उद्भव विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि इस तरह के प्रश्न आते हैं सीधा उत्तर में, पहले विकल्प में पूर्ण विश्वास है कि इसका उत्तर यही होगा, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी के प्रथम कवियों के संबंध में हमने सभी आलोचकों के संदर्भ लिए हैं, या हमने उन्हीं को लिया जो हमारे प्रश्न में है। राहुल सांकृत्यायन ने सारपा को माना है, तो इसका उत्तर होगा सारपा। अगला प्रश्न है, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं, तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ की भाषा के संबंध में कहा है? तो ध्यान देना, बीसलदेव रासो के संबंध में शुक्ल की टिप्पणी है। यहाँ बीसलदेव रासो के संबंध में ये भाषा की परीक्षा करके देखते हैं, तो यह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। और यह आपको ऑफलाइन ऑनलाइन सभी में लिखा है, ये टिप्पणी जो है सीधी पूछी गई है, तो इसका उत्तर होगा बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक। मैं बताता हूँ कि हिंदी साहित्य के अतीत से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, चाहे ये पूछा जाए रीतिकाल को उन्होंने क्या नाम दिया है, या बिहारी को रीति सिद्ध कवि किसने कहा है। तो यह जो है किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यह आपको कक्षा में जो है करवाया गया है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान हैं। तो यहाँ आपको ये दिया गया था कि इसको प्रामाणिक कौन मानते हैं और अप्रामाणिक कौन मानते हैं, अर्ध प्रामाणिक कौन मानते हैं। अप्रामाणिक मानने वालों में पहला नाम आचार्य शुक्ल का मिलता है, तो ध्यान देना है, इसका सीधा उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, श्याम सुंदर दास कर्नल जेम्स टोड इसको प्रमाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न है, मुन्नी जिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? तो यह आपको लिखा गया है, गणपति चंद्र गुप्त मुन्नी जिन विजय ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि, और रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। तो इसका उत्तर क्या होगा? भारतेश्वर बाहुबली रास, सीधा सा नोट से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में काल विभागों के नामकरण का आधार किसे माना है? तो ध्यान देना, इसमें आपको जो है हमारे कक्षा में लिखाया गया था, मनोविज्ञान साहित्यिक प्रवृत्तियों युगबोध विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता प्रसिद्धि को पहले के पाठ्यक्रम में जो करवाया गया है प्रचुरता और प्रसिद्धि, लेकिन वर्तमान में जो करवाया गया है उसमें विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता ये करवाया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि। तो यह सार गर्भित इतिहास में जो इतिहास है, कोले सहायक आचार्य का हमने बैच लिया, उसमें ऐड किया गया है और इसको अपडेट कर दिया गया। ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्कूल व्याख्याता का भी अपडेट कर दिया गया है, तो उसमें ये सारी चीज़ है। पहले वाला सार गर्भित इतिहास 296 पेज का है, बहुत से प्रश्न उसमें ही आ गए हैं, और अभी जो अपडेट किया है लगभग 440 पेज का काम हो चुका है, कुछ काम अभी होना बाकी है, तो उससे जो है प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, सिद्धों के चर्यापद देश के किस क्षेत्र में लिखे गए? हमने यहाँ लिखा है कि सिद्ध जो है पूर्वी भारत में हुए, तो यहाँ प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा बदला है। हमने लिखा है सिद्ध भारत के पूर्वी क्षेत्र में हुए, यहाँ पूछा गया चर्यापद देश के किस क्षेत्र में लिखे गए, तो बात वही है, शब्दों को बदला गया है, लेकिन उत्तर जो है होगा पूर्वी भारत। उसके बाद में देखिए,
आदिकालीन सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की दृष्टि से असंगत है। आदिकालीन सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की दृष्टि से असंगत है। हमने महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां ली है। सहज जीवन पर बल, ठीक है, क्योंकि सहज वज्रयान ही सहजयान है, उसकी सिद्धावस्था ही सहजयान है। सहज भोग मार्ग और महासुख का खंडन बिल्कुल नहीं। यहाँ पूछा असंगत ये देखना है, खंडन उन्होंने नहीं किया कि संभोग में ही महासुख की कामना, का उत्तर मिल गया। यह है रहस्य भावना की प्रधानता है ही, क्योंकि उनकी सुंदर भाषा क्या है, अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है। पाखंड आडंबर का वो विरोध करते, ये सारी चीजें जो है हमने जो है यहाँ दे रखी है। उसके बाद में देखिए अगला है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है। प्रश्न पूछने के तरीके भी बदले गए हैं। पिछली बार पूछा था आचार्य शुक्ल का ये कहने का मंतव्य क्या है कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि है या आध्यात्मिक कवि है, तो सीधा सा था श्रृंगारिक कवि। लेकिन यहाँ तो सीधा सा पूछा, ये कहा किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है मंजनकृत मधुमालती के संबंध में असंगत। ध्यान देना, ये प्रश्न रचना के भीतर से पूछा गया है। इसके नायक नायिका मनोहर मधुमालती, ठीक है। ध्यान देना, असंगत करना ये तो ठीक है। इसमें उपनायक उपनायिका की भी योजना है, बिल्कुल ठीक है। ताराचंद प्रेमा है। ताराचंद मधुमालती से विवाह करना चाहता है, बिल्कुल नहीं। ताराचंद प्रेमा की कथा जो है प्रासंगिक कथा है, गौण कथा है, मुख्य कथा नहीं है, तो इसमें असंगत सीधा सा मिल गया है, तो हमें यहाँ रुकना है। और 5 चौपाइयों पर 1 अर्दाली, ये सारा कुछ आपके स्लाइड में दिया गया है। बिसलदेव रासों के संबंध में असंगत है। मेघदूत और संदेश रासक की परंपरा इसमें मिलती है। हमने रामगोपाल शर्मा दिनेश का कथन लिया है, इसमें लिखा है मेघदूत संदेश रासक की परंपरा मिलती है। और इसमें सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का चित्रण है। ये रामगोपाल शर्मा दिनेश ने यहाँ लिखा है, सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि, जो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में है। वीर विभत्सक करुण रस का पूर्ण परिपाक हुआ है, हमने यहाँ लिखा है यह श्रृंगार रस प्रधान है, तो वीर करुण रस का परिपाक कैसे होगा, यह ठीक नहीं है। असंगत ढूंढना है, असंगत हमें मिल गया है, तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है आदिकालीन नाथ साहित्य के संबंध में असंगत है। इस साहित्य में नीति साधना मार्ग की व्यापकता मिलती है, बिल्कुल नीति और साधना मार्ग की व्यापकता मिलती है। इसमें लिखा गया है जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण हुआ, बिल्कुल जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण है, ये भी इसमें उल्लेख है। राहुल साकर्त्य ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा से सर्वथा भिन्न माना है। राहुल साकर्त्यायन का कोटेशन लिया गया, इस स्लाइड में नहीं आया है, लेकिन उसमें हमने राहुल साकर्त्यायन का लिखा है कि वो मानते हैं कि नाथ सिद्ध साहित्य से ही नाथ साहित्य जो है सामने आता है। यहाँ चूंकि कोटेशन दूसरे आए हैं, पर राहुल साकर्त्यायन ये माना है, तो यहाँ कहा गया कि सिद्धों की परंपरा सर्वथा भिन्न है, बिल्कुल नहीं है, असंगत है, तो इसका उत्तर ये होगा, ठीक है। और फिर गुरु महिमा इंद्रिय निग्रह, ये सारी चीज़ें जो है यह यहाँ आई हुई है। गुरु महिमा इंद्रिय निग्रह, ये इंद्रिय निग्रह, गुरु सेवा, ये सारा जो है इसमें आया हुआ है। तो अभी तक जो भी लिए हमने सीधे कक्षा से प्रश्न आए हैं। आगे देखिए, दादू दयाल की रचनाओं को अंगवधु शीर्षक कृति में किसने संकलित किया, ये भी कई बार पूछा गया है, बड़ा सरल सा सवाल है और यहाँ लिया गया है रज्जब ने अंगवधु में संकलित किया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, रज्जब। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय, बिल्कुल ठीक है। गोस्वामी हित हरिवंश वल्लभ संप्रदाय, ध्यान देना हित हरिवंश गोस्वामी लिखा हुआ है, कहीं कहीं गोसाई लिखा मिलेगा, लेकिन संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय नहीं है, राधा वल्लभ संप्रदाय हैं, तो सम्मिलित नहीं है। पूछा है तो यह सम्मिलित नहीं है, उत्तर में मिल गया, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी संप्रदाय उनके प्रवर्तकों को हमने जो है कक्षा में करवाया है। ये प्रश्न भी सीधा पूछा गया है। अगला दादू पंथ के अंतर्गत मुख्य साधकों में नहीं है, तो दादू पंथ में सुंदरदास, जगजीवन, रज्जब बिल्कुल है, मलुकदास नहीं है, हमने इनका उल्लेख किया है। मलुकदास को हमने यहाँ लिया है कि उनके गुरु को ने पुरुषोत्तम है, और यहाँ सुंदरदास का उल्लेख हो गया है, और उसके बाद में हमने जो है लिया रज्जब का उल्लेख हो गया है, और जगजीवन का भी उल्लेख हुआ है, जो इसमें स्लाइड नहीं आई है, लेकिन मलुकदास के गुरु पुरुषोत्तम है, और
दादू दयाल के साधकों में मल्लुकदास नहीं है। मैं हर बार बताता हूँ कि मल्लुकदास पर किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए, लेकिन पूछा जाता है और उस प्रश्न का उत्तर मल्लुकदास ही होता है, तो इसमें भी पूछा गया है। अगला है, इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावत के संबंध में कथन किसका है? ये कथन शुक्ल जी का है, इसमें सीधा सा दिया गया है और इस आधार पे उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। ये आपको लिखाया गया है ऑनलाइन ऑफलाइन सभी में। मीरा के संबंध में असंगत है, ध्यान देना। मीरा पर जो प्रश्न पिछली बार पूछा गया था वो भी धीरेन्द्र वर्मा के साहित्य कोश से था और इस बार पूछा गया है धीरेन्द्र वर्मा के साहित्य कोश से हैं। इन पर योगियों, संतों, वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव है और हमारे सार गर्भित इतिहास को जो अपडेट किया गया उसमें पूरा ये लिया गया है कि इसके अंदर जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण कई निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में कल्पित किए गए हैं, आराध्य उनके। ठीक है, इनके आराध्य केवल सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस कोश में स्पष्ट उल्लेख है, क्योंकि मीरा ने अपने अनेक पदों में अविनाशी शब्द का प्रयोग किया है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए किया है। तो ध्यान देना है, केवल सगुण साकार गोपी वल्लभ ये ठीक नहीं है। इनके पदों में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती परशुराम चतुर्वेदी बताते हैं और इसके अंदर लिया भी है। परशुराम चतुर्वेदी ने उनकी भाषा को लेकर कहा है, देखिए ये लिया हुआ है, राजस्थानी, ब्रज, गुजराती और अन्य बोलियां भी बताई है। इनकी भक्ति मुख्यतः दैन्य माधुर्य भाव की है और ये धीरेन्द्र वर्मा के कोश में स्पष्ट लिखा गया है कि मीरा की भक्ति जो है किस भाव की है? मुख्यतः दैन्य और माधुर्य भाव की है। माधुर्य भाव की भक्ति है, लेकिन मीरा ने जहाँ जहाँ मैं दासी इस तरह शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वो मीरा की भक्ति जो है कैसी है? दास्य, जिसको हम दैन्य भाव की भक्ति जो है कह सकते हैं। तो इसके अंदर उत्तर क्या होगा? यह उत्तर होगा आपका, इनके आराध्य केवल सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण नहीं है और बाकी वाले जो है यह सही है। यहाँ में असंगत देखना है, असंगत मिल गया है। और उसके बाद में देखना है, आचार्य शुक्ल के मतानुसार सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग विदग्ध पूर्ण अंश है। तो यहाँ सीधा सा दिया है, सबसे मर्मस्पर्शी और वाग विदग्ध पूर्ण अंश है। क्या है? ब्रह्मर गीत सार, क्योंकि यहाँ में हमने ब्रह्मर गीत सार की जो है बात कही है, तो इसका उत्तर सीधा क्या होगा? ब्रह्मर गीत। अगला प्रश्न है, नंददास कृत रस मंजरी इनमें से किससे प्रभावित है? ध्यान देना, रीति काल के जो लक्षण ग्रंथ है उनसे संबंधित तो प्रश्न पूछे जाते हैं किन से प्रभावित है, लेकिन भक्ति काल के अष्टशाप के कवि नंददास की एक रचना जो है लक्षण ग्रंथ है रस मंजरी, उसका पूछा गया है और हमने उसमें सार गर्भित में अपडेट किया है रस मंजरी भानुदत्त कृत रस मंजरी से प्रभावित है। तो इसका उत्तर क्या होगा? भानुदत्त कृत रस मंजरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलंकार निरूपक ग्रंथ है? तो सीधा सा दिया गया है, ललित ललाम कैसा है? अलंकार निरूपक ग्रंथ है और इसमें दिया गया है ललित ललाम जो अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। आचार्य शुक्ल की टिप्पणी है, बिहारी का एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न है। सारी टिप्पणियां लिखाई हुई है, तो यह बिहारी सतसई से पूछा गया है। आचार्य केशवदास ने कवि शिक्षा हेतु किस ग्रंथ की रचना की? यहाँ कवि प्रिया में लिखा गया है, उन्होंने इंद्रजीत की गणिका प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए लिखी गई। यहाँ विशेषण कवि आया है, कवि शिक्षा, और यहाँ शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। तो ध्यान देना है, इसका उत्तर क्या होगा? कवि प्रिया। ये भी सीधा सा है, नोट्स में आपको लिखाया गया है और ये हर बार पूछा जाता है। आगे की सुकवि रिज है तो कविताएं न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। पंक्ति किसकी है? हमें यही अर्थ लेना है, असंतोष व्यक्त किया या नहीं क्या किया। तो यहाँ ये पंक्ति किसकी है? यह आपको लिखा है, भिखारी दास की यह पंक्ति है। ये आपके जो है यहाँ ये पंक्तियाँ लिखी हुई है, तो इसका उत्तर क्या होगा? भिखारी दास, जो ये काव्य निर्णय नामक एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ लिखते हैं। फिर है, गोस्वामी विठलनाथ ने शोकार्त होकर किसके संबंध में कहा? पुष्टि मार्ग को जहाँ जाते सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। यहाँ विठलनाथ ने शोकार्त कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाँ जाते
सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए। अभी तक हमने लिए एक भी प्रश्न बाहर से नहीं है। हमें अधिक नहीं पढ़ना है, हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये अगर आपको जानकारी हो गई तो आज के इस प्रतियोगिता के युग में आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं, अपना चयन करवा सकते हैं। तो ध्यान देना है, यह किसने कहा है? विट्ठलनाथ ने। किसके संबंध में? सूरदास के संबंध में। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, सूरदास अष्ट आपकी कवि में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं? तो सूरदास को। और कहा किसने? विट्ठलनाथ ने। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक इनमें से किसने बताया है? तो ध्यान देना है, कंफ्यूजन वहाँ होता है जहाँ हजारी प्रसाद, लेकिन उन्होंने समन्वय भावना के आधार पर कहा है और उन्होंने तुलना करते हुए कहा है। तो उत्तर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और हमने यहाँ जो है दिया है, ग्रियर्सन की टिप्पणी दी है। तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा उन्होंने लोकनायक बताया है। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति का में प्रयुक्त रीति शब्द का अर्थ है। रीति काल जब शुरू करवाया जाता है तो बताया जाता है कि रीति शब्द जो है विशिष्ट रचना पद्धति के लिए आया है। तो यहाँ हमने लिखा है, काव्य रचना पद्धति के लिए रूढ़ है। रीति शब्द इसी रूढ़ अर्थ में ग्रहण करते हुए रीति काव्य जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि से रखकर की गई हो। तो ध्यान देना है, इसमें नीति की कोई बात नहीं है, नीति वाली बात ठीक नहीं। काव्य शास्त्री नियम आधारित विशिष्ट, ये आपको मिल गया। ये सीधा क्लास में जो लिखाया गया था वहाँ से ये सीधी पंक्ति है। उदासीन रचना नहीं है, सामाजिक विधि विधान, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका उत्तर 2। अगला है, राम भक्ति शाखा के कवियों में शामिल नहीं है। ध्यान देना, राम भक्ति शाखा के कवि में रामानंद है, ईश्वरदास है, भरत मिलाप अंगद पेज लिखते हैं, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय कृष्ण काव्य से संबंधित है, अग्रदास है, इन्होंने राम काव्य लिखा है। और ध्यान देना है, यहाँ हम श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, उनमें स्वामी हरिदास है जिनका सखी संप्रदाय है। तो राम भक्ति शाखा में कौन नहीं है? सीधा उत्तर हो गया, स्वामी हरिदास नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन। ये भी कई बार पहले पूछा जा चुका है। ऐसा किसने कहा है? आचार्य देव ने कहा है। शुक्ल जी की टिप्पणी हमने ली थी कि देव जो है अभिधा को प्रधान काव्य जो है मानते हैं, उत्तम काव्य मानते हैं। और रीति मुक्त काव्य की विशेषता नहीं है। रीति मुक्त काव्य में घनानंद की काव्यगत विशेषताएं जो बताई है वो ही रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं। उसमें ये पूरा आप देख सकते हैं, वक्रता लिखा हुआ है, यहाँ विशेषता नहीं है, ये तो है। निर्व्यक्तिकता बिल्कुल गलत है, व्यक्तिकता है, निर्व्यक्तिकता नहीं है। तो इसका उत्तर ये मतलब सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो गया यह। रहस्यात्मकता है, भावात्मकता है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है यहाँ लिखी हुई है। रहस्यात्मकता है, भावात्मकता है, ये रहस्यात्मकता, यह भावात्मकता, ये विशेषताएं रीति मुक्त काव्यगत विशेषताएं हैं। अगला सवाल है, भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। ये कथन आप कक्षा में जो है 3 बैच पहले लिखा लिया था, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और ये इस बार पूछा गया है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, किसके संबंध में? वीर रस के कवि भूषण के संबंध में उन्होंने कहा है। तो ये कथन पूछा गया है, आपसे सीधा पूछा गया है। अगला है, रीति काल में नायक नायिका भेद के ग्रंथ लिखने वाले रीति ग्रंथकार कवियों ने प्रधानतः किस ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त की? ध्यान देना, नायक नायिका भेद के संबंध में बच्चन सिंह की टिप्पणी लिखी थी हमने कि भानुदत्त की रसमंजरी रीति कवियों की नायिका भेद की मॉडल बन गई। और नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में भी ये बात कही गई है। तो इसका उत्तर क्या होगा? भानुदत्त की रसमंजरी। नायिका भेद ग्रंथ लिखने वाले रीति ग्रंथकार कवि ने प्रधानतः किस ग्रंथ को आधार बनाया है? भानुदत्त की रसमंजरी को आधार बनाया है। तो ये यहाँ आपके नोट्स में पढ़ा है सीधा। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के संबंध में असंगत है। ये प्रश्न थोड़ा नया है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको समझ के आधार पर उत्तर देना है। अगर आप समझ के आधार पर उत्तर देते तो दे सकते हैं। यहाँ हमने लिया है सीधा। देखिए, उच्च वर्ग और श्रमिक वर्ग के अतिरिक्त एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, बिल्कुल आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में ये सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और गद्य लेखन को प्रोत्साहन मिला, बिल्कुल सही है। यहाँ हमने असंगत ढूंढना है। नई अर्थव्यवस्था के लागू होने से गाँवों और शहरों का संपर्क पूरी तरह टूट गया, ये सीधा लिखा है।
कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारतीय गांव नगरों से कटे हुए थे, लेकिन बाद में भूमि प्रबंध खेती से गांव नगरों से जुड़ गए। क्या लिखा है? गांव नगरों से जुड़ गए। ये कक्षा में लिखवाया हुआ है, क्लास नोट से आया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? यह ठीक नहीं है, पूरी तरह से टूटा नहीं, बल्कि जो है क्या है, आपस में जुड़े हैं यातायात के साधनों से, और शेष जो है आपका यह भी क्या है, सही है। तो इसका उत्तर होगा 3। प्रश्न संख्या 47, आचार्य शुक्ल ने किसकी भाषा को सबसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती बताया? ध्यान देना, मैंने शुरू में ही लिखाया है, फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए 4 गद्यकार, 2 प्रत्यक्ष 2 अप्रत्यक्ष, उनकी भाषा को लेकर शुक्ल जी की एक एक टिप्पणी महत्वपूर्ण है और कभी भी पूछी जा सकती है, यहाँ पूछी गई है। ये मटकीली शब्द तो जो है जोड़ा गया है, शुक्ल जी के इतिहास में चटकीली जरूर है, मुहावरेदार और चलती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इंसा अल्लाह खान, या इंसा अल्लाह खान का लिखा है, उनकी भाषा अलंकृत चटकीली मुहावरेदार है, लेकिन यहाँ परीक्षक ने मटकीली भी साथ में जोड़ दिया है, तो ये सीधा उत्तर होगा इंसा अल्लाह खान। अगला सवाल है, घनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है, इनके काव्य में प्रेम की विषाद में अनुभूति फारसी काव्य परंपरा के अनुकूल है। ध्यान देना, ये सीधा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन घनानंद की कविता को हम पढ़ते हैं तो उन्हें, घनानंद की कविता को हम पढ़ते हैं तो उनका प्रेम जो विषाद में दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें प्रेम में सफलता नहीं मिलती है, और जब घनानंद वृंदावन जाते तो सुजान साथ में नहीं जाती है, तो विषाद में अनुभूति कैसी है? फारसी काव्य परंपरा के अनुकूल है। यहाँ पूछा विशेषता नहीं है, ये तो है। उनकी शैली का सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण भाषा का लाक्षणिक प्रयोग है। हमने आपको अभी बताया कि रीति मुक्त काव्य में लाक्षणिकता है, घनानंद की कविता में, ठीक है, यहाँ लाक्षणिकता ये पढ़ा है। और उनकी काव्य भाषा में मुहावरों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। ध्यान देना है, अगर लाक्षणिकता है तो इसका अर्थ है कि मुहावरे तो है ही, तो मुहावरों का प्रचुर प्रयोग है। यहाँ सीधा नहीं लिखा, लेकिन इसमें ही समाहित है वो। फिर इनके वर्ण्य विषय में पर्याप्त विविधता और विस्तार है। ध्यान देना, ये अंतर्मुखी कवि थे, इनकी कविता श्रृंगार रस को लेकर लिखी गई, प्रेम को लेकर लिखी गई, भावों में विविधता है, लेकिन उनके जो है वर्ण्य विषय में विविधता नहीं है। तो इसका उत्तर जो है यह होगा, क्योंकि यह इनकी विशेषता नहीं है। यह प्रश्न जो है समझ आधारित था, आप समझ के आधार पर इसका उत्तर दे सकते थे। और उसके बाद में है, प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है। ये आपको प्रसाद के नाटक जब लिखाते हैं तो उनके नाटकों की विशेषता सबसे पहले लिखाते हैं। देखिए क्या क्या पूछा है, राष्ट्रीय चेतना सर्वत्र दिखाई देती है, नहीं पूछा है, दिखाई देती है राष्ट्रीय चेतना, यहाँ लिखा है राष्ट्रीय चेतना। इनमें काव्यत्व की प्रवृत्ति पाई जाती है, और यहाँ हमने लिखा काव्यात्मकता, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना है, काव्यात्मकता है, अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल है, यहाँ हमने लिखा है इनके नाटक अभिनय के योग्य नहीं है, तो यह कथन सही नहीं है। इसका उत्तर यह हो जाएगा, अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल है। इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों की अभिव्यक्ति हुई है। भारतीय संस्कृति की सर्वोच्चता सीधे सीधे जैसे प्रज्ञा क्लासेस को आधार बनाकर जैसे प्रश्न बना है, तो यहाँ सीधे से जो है आपके इसमें मिल रहे हैं। प्रश्न संख्या 50, नाटक नाटककार युग्म असुमिलित है। मर्जीवा, देखिए असुमिलित का मतलब असंगत है, हमने संदर्भ पूरे लिए। मर्जीवा मुद्रा राक्षस का है। वामाचार नाटक जो है हमीदुल्लाह का नहीं है, क्योंकि वामाचार नाटक जो है आपको देखना है, वामाचार नाटक यहाँ आया है, किसका है? रमेश बख्शी का है वामाचार। तो ये उत्तर हमारा हो गया, क्योंकि ये असुमिलित है, बाकी आपकी जो है सुमिलित है। बकरी नाटक बहुत चर्चित नाटक है, प्राय पूछा जाता है, यहाँ किसी एंगल से पूछा जाए लेकिन पूछा जाता है, यहाँ संगत असंगत में पूछा है। आगे देखिए, हिंदी देखिए 50 प्रश्न लिए मैंने स्लाइड के माध्यम से बताया। एक आध प्रश्न ऐसे, एक दो प्रश्न ऐसे थे जो अप्रत्यक्ष थे, बाकी सीधे प्रज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपके नोट्स से ही सीधे आए हैं। हिंदी नवजागरण के भारतेंदु युगीन साहित्यिक परिवेश पर पड़े प्रभावों की दृष्टि से असंगत कथन है। तो ये प्रश्न भी एक समझ आधारित प्रश्न है, आपको पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से देखना है। क्या कहा है? भारतेंदु युगीन साहित्यिक परिवेश को प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण, भक्ति और नीति को प्रमुख वर्ण्य विषयों के रूप में ग्रहण किया गया, ठीक है।
ध्यान देना, प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण हमने यहाँ दिया है आपको, प्रकृति चित्रण दिया है, प्रकृति चित्रण स्थूल और आलम्बन रूप में हुआ है। तो ये सीधा सा है। असंगत कथन कौन सा है? ये सीधा असंगत है क्योंकि उद्दीपन रूप में नहीं है और भक्ति नीति को प्रमुख वर्ण्य विषय के रूप में ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने जातीय संगीत, लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविताओं की रचना की। हमने लिखा सामाजिक चेतना, ठीक है, ये तो ठीक है। अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन से राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए उचित वातावरण बन सका, ये हमने पृष्ठभूमि जब बताई थी, समीक्षा की थी, तब आपको जो है बताया था कक्षा में। विषय चयन में व्यापकता और विविधता का प्रसार हुआ, बिल्कुल विविध विषयों पर कविता लिखी गई। इससे पहले कविता संकीर्ण थी, तो इसका उत्तर जो है सीधा है, यह समझ आधारित प्रश्न था। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में इनमें से किसे स्थान नहीं दिया है? ध्यान देना, 4 गद्य होना चाहिए। लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खान। इनमें से कौन नहीं है? सरदाराम फुल्लोरी नहीं है। ये जुड़े हुए तो थे लेकिन एक साथ आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में नहीं थे, अलग से इनको जो है स्मरण किया जाता है। इनका संबंध पंजाब से था, तो इसका उत्तर यह होगा 1। अगला है, निम्नलिखित कृतियों में से जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कृति है। ध्यान देना, जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कृति है। यह सवाल पूछा है, उनका नाटक कौन सा है? जगदीश चंद्र माथुर का सीधा आ गया कोणार्क, तो इसका उत्तर हमें जो है मिल गया है। हानुस, ये आपके जो है आपके हानुस आलमगीर जो है भीष्म सानी के हैं। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का है। और हमें सीधा पूछा है कि जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर की नाटक आपके सामने, उनमें से कोणार्क हमने लिया, ये भी सीधा पूछा गया है। अगला सवाल है, कारवां एकांकी संग्रह के रचनाकार कौन है? ध्यान देना, भुवनेश्वर का एकांकी संग्रह है कारवां। वैसे तांबे के कीड़े भी उनका चर्चित है, लेकिन उनकी कोई भी एकांकी, उनकी या राम कुमार वर्मा की एकांकी प्राय पूछी जाती है। तो कारवां एकांकी किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है, बकलम खुद निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? ध्यान देना, बकलम खुद नामवर सिंह का चर्चित निबंध संग्रह है, तो इसका उत्तर क्या होगा? नामवर सिंह। ये इतिहास में आपको मिल जाएगा, यहाँ संदर्भ लिया नहीं है। उसके बाद में इनमें से किसे द्विवेदी युगीन भावात्मक निबंध लेखकों में प्रमुख स्थान प्राप्त है? ध्यान देना, क्लास नोट्स में हमने नोट करवाया है कि सरदार पूर्ण सिंह है, उन्होंने जो है तमाम तरह के विषयों पर निबंध लिखे हैं। उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में नई थी, भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। तो ध्यान देना, प्रश्न पूछा भावात्मक निबंध की दृष्टि से प्रमुख निबंधकार कौन है? उत्तर होगा अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। तो ध्यान देना है, मनोविश्लेषणवाद टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है, उसमें हमने आपको बताया था कि इलाचंद जोशी लिखते हैं, जैनेन्द्र लिखते हैं, देवराज लिखते हैं, अज्ञे लिखते हैं। इनमें से आपकी सीधा इलाचंद जोशी का पढ़ा है, देवराज का पढ़ा है, जैनेन्द्र का पढ़ा है। मनमंतरात गुप्त नहीं लिखते, ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो है इस तरह के देशभक्तिपूर्ण लिखते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, पूछा है। ध्यान देना, जल्दबाजी में ये नहीं देखना कि मनोविश्लेषणवादी कौन है, पूछा है, नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? मनमथनाथ गुप्त। अगला है, उपन्यास और उपन्यासकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित है? ध्यान देना है, प्रश्न पूछा गया सम्मिलित है। धूर्त रसिक लाल, ध्यान देना, धूर्त रसिक लाल किसका है? राधाकृष्ण दास का नहीं है, लज्जाराम शर्मा का है। ये देखो, धूर्त रसिक लाल लज्जाराम शर्मा का है, तो यह सम्मिलित है नहीं। जहाज का पंछी, ध्यान देना, जहाज का पंछी किसका है? जहाज का पंछी आपके जो है, जहाज का पंछी इसमें दिया नहीं है, इलाचंद का है, इनका नहीं है, ठीक है, सम्मिलित नहीं है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है, ठीक है। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये भी ठीक नहीं है। और नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का ठीक है। जहाज का पंछी इनका नहीं है। प्रश्न पूछा, उपन्यास और उपन्यासकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित है? सम्मिलित है आपके पूछा है, तो सम्मिलित है में आपके जो है, आपके असम्मिलित वाले तो आ ही गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आ गया, ठीक है। अनाम दास का पोथा इन्होंने लिखा है, जबकि पीछे नाम कुछ और है। और आपके धूर्त रसिक लाल का आ गया है, क्योंकि वो लज्जाराम शर्मा ने लिखा है। और फिर आपके जो है जैनेन्द्र के उपन्यास आ गए हैं कि जहाज का पंछी जो है इन्होंने नहीं लिखा है।
तो ऐसी स्थिति में नीला चांद आपका जो है उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, आत्मकथा विदा की रचना नहीं है। साहचर्य समय आत्मकथा है बिल्कुल। रामदास मिश्र साहचर्य समय। जूठन आत्मकथात्मक उपन्यास है, बिल्कुल है, रचना नहीं है। यह भी है, यह भी है, जूठन को ले लिया हमने, ये जूठन है। दलित आत्मकथाकार अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की है। अनल पाखी अंकित नरवाल ने नामवर सिंह की जीवनी लिखी है, 2021 में रचना आई, बड़ी चर्चित रही है, तो ध्यान देना यह जीवनी विधा में लिखी गई है, इसका उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत विकल्प है। आप उदरी चर्चित रही, रमणिका गुप्ता की है। तिरस्कृत ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, ध्यान देना। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की है आत्मकथा, तो यह उत्तर जो है हो गया, क्योंकि पूछा असंगत विकल्प, फिर बाकी वाले जो है सही है एकदम। अगला, कवि और काव्य रचना की दृष्टि से असंगत विकल्प है। कवि और काव्य रचना की दृष्टि से तो ध्यान देना है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं युग की गंगा, अपूर्वा, अज्ञे की सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार, गिरिजा कुमार माथुर की मंजीर, शिलापक चमकीले, नागार्जुन की उस जनपद का कवि हूँ तो मैं सौंपता हूँ नहीं है, ये त्रिलोचन की रचनाएं हैं, ध्यान देना है। ये रचनाएं जो लिखी है हमने, धरती उनका पहला काव्य संग्रह है, किसकी है, त्रिलोचन की है, और उनके नाम में उस जनपद का कवि हूँ, ये जो है रचनाएं मिलती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, नागार्जुन सही नहीं है, असंगत पूछा है, त्रिलोचन सही है। अगला, छायावादी काव्य के संबंध में असंगत है, ध्यान देना, छायावाद से संबंधित सवाल है। विदेशी दास्ता के प्रति विद्रोह का स्वर सुनाई देता, बिल्कुल। राष्ट्रीय जागरण की कविता नामवर सिंह कहते हैं। विषय भाव भाषा छंद आदि क्षेत्रों में मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास दिखाई देता, बिल्कुल मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई है। इनके काव्य में मूल्यों की अभिव्यक्ति व्यापक मानवीय स्तर पर नहीं हुई, बिल्कुल व्यापक मानवीय स्तर पर हुई है, यह असंगत पूछा गया है, ये बिल्कुल जो है असंगत है। इस युग में काव्य में द्विवेदी की नैतिकता स्थूलता की प्रतिक्रिया दिखाई देती, बिल्कुल आपको स्लाइड के माध्यम से समझाया गया है। फिर एक, किस काव्य धारा ने सर्वप्रथम यथार्थवाद की और समस्त साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी, तो सीधा सा है, यथार्थ के धरातल पर लिखा गया काव्य कौन सा है, हमने जीवन का यथार्थ चित्रण प्रगतिवाद में पहली प्रवृत्ति बताई है। ये प्रश्न भी सीधा आया है प्रज्ञा क्लासेस से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है, या रचनाएं पूछी है, सीधा सा हम कुंवर नारायण की कृति आत्मजय की कथा वस्तु कठोपनिषद यम नचिकेता कहानी पर आधारित है, ठीक है। आत्महत्या के विरुद्ध, ध्यान देना, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है, रघुवीर सहाय की रचना है आत्महत्या के विरुद्ध, लेकिन यहाँ जो है ठीक नहीं दी गई है, तो आत्महत्या के विरुद्ध यहाँ ये रचना आई नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध संग्रह में सर्वेद और सक्सेना ने आत्महत्या कारणों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या नहीं की है, रघुवीर सहाय की यह रचना है, इसमें ठीक नहीं दिया, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं। मिस्र जो है दूसरा सप्तक में है। नरेश मेहता संशय की किताब चर्चित है, जिसमें राम का द्वंद्व है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए आगे, विवाहवादी के साधारणीकरण की सिद्धि भावत्व व्यापार से मानने वाले आचार्य कौन है, ध्यान देना, भावत्व से साधारणीकरण, भोजत्व से रस का भोग, ये कौन कहते हैं, ये भट्टनायक कहते हैं, ये सारा हमने दिया है। विभावादी साधारणीकरण भावत्व व्यापार है, ये आचार्य भट्टनायक का है। अगला है, काव्य हेतु के संबंध में असंगत है, प्रतिभा को शक्ति और अभ्यास को निपुणता भी नहीं, अभ्यास को निपुणता नहीं, व्युत्पत्ति को निपुणता कहते हैं। असंगत हमें मिल गया तो आगे बढ़ने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ हमने दिया है व्युत्पत्ति को निपुणता कहते हैं, बाकी वाले सारे कथन जो है सही है। भारत में 1936 में प्रगतिवाद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मुल्क राज आनंद सजाद जहीर के प्रयासों से हुआ, लेकिन उसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की, और हमने यहाँ लिखा है कि प्रेमचंद की अध्यक्षता में, यह भी जो है क्लास से ही पूछा गया प्रश्न है। अगला है, कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। तुलसीदास के मतानुसार सरस्वती जी कब पछताने लगती है, तो सरस्वती जी, इसका जो अर्थ है, सरस्वती जी कब पछताने लगती है, जब कवि सांसारिक मनुष्यों का गुणगान करता है, यह आपके जो है उससे पूछा गया है तुलसीदास से, तो ध्यान देना, इसका उत्तर होगा सांसारिक मनुष्यों का जब कवि गुणगान करता है तो
सरस्वती पछताने लगती है। अगला है, हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेला मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियारी। या उन्मनी का अर्थ क्या है, सांकेतिक अर्थ लेना है। हमने यहाँ उन्मनी का दिया है योग की विशिष्ट दशा जिसमें ध्यान लगता है, और इस आधार पर सीधा नहीं, ऐसे प्रश्न कभी सीधे नहीं आते हैं, हूबहू शब्द नहीं आएंगे, लेकिन अर्थ लगाना है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था योग की विशिष्ट दशा में लगती है। मन का अस्थिर होना बिल्कुल नहीं, मन का अस्थिर होना योग की विशिष्ट दशा नहीं होती है। सांकेतिक अर्थ लेना है तो यह उसका जो है सांकेतिक अर्थ नहीं है, क्योंकि मन स्थिर हो जाता है जो योग में, मन की संकल्प विकल्पात्मक प्रकृति समाप्त हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। और मन और प्राण एक हो जाना बिल्कुल ठीक है, तो इसका उत्तर ये होगा। यहाँ भी जो है समझ के आधार पर देना था, लेकिन क्लास से ही सवाल पूछा गया है। अगला, लॉन्जाइनस उदात के स्रोतों में सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं, तो ध्यान देना, लॉन्जाइनस उदात विचार ये सबसे प्रमुख तत्व इसको मानते हैं, महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता। अगला है, औरे ओप कनी निकनु गनी घनी सिरताज, इसमें ध्यान देना यह प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। औरे ओप कनी निकनु, आंख की पुतली, अर्थ भी दिया गया है, तो इसका ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, कनी निकनु का अर्थ आंख की पुतली है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है, निबंध में आचार्य शुक्ल द्वारा व्यक्त कविता विषयक विचारों की दृष्टि से असंगत है। ध्यान देना, मैंने पहले भी बताया कि निबंध जो है आपको स्वाध्याय से पढ़ना चाहिए। वैसे मैंने रेखांकित करवाया, उसमें ये यहाँ स्लाइड नहीं ली क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है। अब देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं, जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ असंगत पूछा है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। काव्य में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, बिल्कुल शुक्ल जी ठीक कह रहे हैं, बिंब ग्रहण की बात करते हैं। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य नहीं है। यहाँ उन्होंने कहा अंतिम लक्ष्य। शुक्ल जी कहते इससे आगे भी बहुत कुछ है, हमें सोचने के लिए कविता जो है मजबूर करती है, तो वो कविता है। तो इसमें पूछा असंगत, यह जो है क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ताकि आगे का पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल है, 2.5 साल से मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाले रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे जाले छिन्न भिन्न हो गए हैं। हमने यहाँ लिया है, यह ध्यान देना, सच मानना संजय, 2.5 साल मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल कर रखा था, तो इसका उत्तर क्या होगा, संजय। या आपको नोट्स में बहुत कम मैंने रेखांकित करवाया है, और मैंने ये कहा था कि सवाल इसी से पूछा जाएगा, और यहाँ सवाल सीधा सा है, हमने जो रेखांकित किया उसी में से पूछा गया है। अगला है, हिंदी भाषा की बोलियों उपबोलियों के संबंध में असंगत है। बोली उपबोली के संबंध में मगही बोली का परिनिष्ठित रूप गया जिले में बोला जाता है, तो हमने यहाँ लिया है मगही का शुद्ध रूप जो है गया जिला है, ठीक है। और सीमांत रूपों में उड़िया बंगाली ये देखना है, बिहारी के आसपास है, तो ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली बुंदेली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका सोर्स है नहीं अपभ्रंश से, तो इसका उत्तर होगा 2। यह प्रश्न जो है क्या है, असंगत है। ध्यान देना, सवाल कैसे पूछे जा रहे, संगत असंगत सुमेलित असुमेलित, तो इसके बाद में देखने की आवश्यकता ने जॉर्ज ग्रीसन ने 5 वर्गों में रखा है, हमने उसको भी लिया जॉर्ज ग्रीसन, लेकिन भीली नहीं है। और खड़ी बोली का विकास सोर्स से नहीं अपभ्रंश से हुआ, कोरवी भी कहते हैं, वो भी आपके स्लाइड में दिया गया है, खड़ी बोली सोर्स से नहीं अपभ्रंश, इसे कोरवी भी कहते हैं। तो सारे प्रश्न क्लास नोट्स से ही पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किसे नागरी लिपि का दोष माना जाता है, एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्ह, देवनागरी लिपि में कई वर्णों के अनेक रूप है, एक के जो है और भी कई रूप है, तो यह उसकी एक सीमा मान सकते हैं, दोष मान सकते हैं। लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुरूप है, हर्ष दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र चिन्ह, वर्णमाला का वर्गीकरण है, ठीक है, तो इसमें सीमा दोष एक ही बात है जो ये लिया हुआ है।
आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली, इस पंक्ति में आप और मैं कौन है। तो यहाँ देखिए, ध्यान देना, यह भी जो है आपको नोट करवाया हुआ था, यहाँ आपकी जो है यह भी नोट करवाया है। मैं कृषक बालिका, आप नंदन बिहारी, मैं पृथ्वी पर परिश्रम करने वाली। मैंने बहुत कम रेखांकित करवाया, लेकिन प्रश्न जो है रेखांकित करवाए उन्हीं में से पूछा गया है, आप देख लीजिए। तो यहाँ किसके लिए आया है, मैं, आप और मैं कौन है, ध्यान देना। आप नंदन बिहारी कौन है, अरुण है, और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली कौन है, मधुलिका है। तो यहाँ सीधा उसी से पूछा गया है, राजकुमार अरुण को कहा गया है। अगला है अक्षोहिणी शब्द का सही विच्छेद है। ये हमने कक्षा में भी करवाया है। अभ्युदय मानक हिंदी व्याकरण में व्याकरण का कोई भी सवाल बाहर से नहीं आया है, उसी से पूछा गया है। और यहाँ हमने अपवाद लिया था, यह जो है अक्षधन ऊहिनी दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अक्षधन ऊहिनी होगा। अगला प्रश्न है, किस सामासिक पद का सही विग्रह नहीं हुआ है। पराधीन, पर के अधीन, ठीक है, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, दुरागत, दूर से आगत, रण विमुख, ध्यान देना, रण में विमुख नहीं होगा, रण से विमुख होगा। अपादान तत्पुरुष होता है, तो यह जो है सही नहीं है। अगला है, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। प्रत्युपकार, प्रख्यात, प्रभु, प्रस्थान। तो सीधा सा है, प्रत्युपकार में क्या है, ये प्रत्युपकार, इसके अंदर ये दिया गया है, इसमें हमने बताया कि प्रति उपसर्ग होगा, ये भी सीधा क्लास से आया है, तो इसका उत्तर होगा 1। अगला, प्रत्येक के योग से बना विशेषण शब्द, ध्यान देना, सौंदर्य संज्ञा है, भाववाचक, कुलीन बिल्कुल विशेषण है, कुलीन वर्ग कह सकते हैं, और बचपन संज्ञा है, भाववाचक, बच्चा से बना बचपन, जातिवाचक से भाववाचक, और मानव जातिवाचक से बना मानवता, भाववाचक संज्ञा, तो इसका उत्तर होगा कुलीन। अगला है, परि उपसर्ग से निर्मित नहीं है। परिधन आप, परिधन क्रमा, प्रतिधन अक्ष, परिधन धी, सीधा सा है, प्रत्यक्ष जो है निर्मित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है। उपेक्षा, अंबर, अलग अलग अर्थ है। अज्ञ, विज्ञ बिल्कुल विपरीत अर्थ रखते हैं, तो सीधा उत्तर मिल गया, बाकी नहीं है। सेंधववाजी घोटक किसके पर्यायवाची है। सीधा सा सेंधववाजी घोटक, ये बहुत सरल है, रीट में और पीटीटी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये अश्व के घोड़े के पर्याय है। अगर ये सारे अभ्युदय मानक हिंदी व्याकरण में सीधे मिलेंगे, एक एक प्रश्न को आप देख सकते हैं। गुरु शब्द का अर्थ नहीं है, देखिए गुरु शब्द का अर्थ नहीं है, मानक शब्दकोश में इसके अनेक अर्थ दिए गए हैं, उनमें एक दर्प पूर्ण दिया गया है, तो वो तो होगा अहंकारी। गुच्छ दिया नहीं गया है, श्रद्धेय भी कहते हैं, भारी भी कहते हैं, तो इसका उत्तर है अर्थ नहीं है, तो इसका उत्तर होगा गुच्छ। दर्प पूर्ण दिया है अर्थात अहंकारी है, लेकिन गुच्छ इसका अर्थ नहीं है। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, ध्यान देना। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से सोना का कंचन, हाटा, किरणें, हेम, सूर्य के मयूख, प्रभा, मघवा, ये जो है आपके जो है नहीं होते हैं। तो इसका पूछा कौन सा विकल्प असंगत है, सीधा मिल गया। जब हमें विकल्प मिल जाता है तो आगे बढ़ने की मुझे लग रहा है आवश्यकता नहीं होती है, बाकी सारे वैसे सही है। अगला है, असंभव कार्य करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा कौन सा है। असंभव कार्य करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा सीधा सा है, आकाश के तारे तोड़ना, ठीक है। आग लगने पर कुआं खोदना नहीं, आसमान से बातें करना ऊंचा होना है, लेकिन असंभव कार्य के लिए यही आएगा, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपके जो उसमें मिलेगा। फिर है जिज्ञासा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जीतने की इच्छा, तो ये भी आपको अभ्युदय मानक हिंदी व्याकरण में, वो हमने संदर्भ लिए नहीं, किताब में आप देख सकते हैं, जीतने की इच्छा होगा। किस विकल्प से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुसंगत नहीं है। अनल, अनिल, आग, हवा, ठीक है। द्वीप, द्वीप, टापू, हाथी, ठीक नहीं है। द्वीप का अर्थ ये होता है, द्वीप का अर्थ ये होता है, तो यहाँ पूछा गया सुसंगत नहीं है, तो यह सुसंगत नहीं है, बाकी ठीक है। ये वाला जो है निहत, निहित, अब्ज कमल होता है, अब्द बादल होता है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द देखना है, घनिष्ठ, प्रदर्शनी, तिलांजलि, गरिष्ठ। घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। प्रदर्शनी सही है, तिलांजलि सही है, गरिष्ठ सही है, तो अशुद्ध शब्द पूछा है, यही उत्तर होगा।
अगला है निम्नलिखित में वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अभ्यस्त वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा है। केंद्रीकरण, आजीविका, इकट्ठा, तो ध्यान देना बात शुद्ध शब्द पूछा है। अभ्यस्त तो नहीं होगा, त आएगा अभ्यस्त। केंद्रीकरण ठीक है, आजीविका नहीं होगा, जीविका आएगा। ये ठ नहीं होगा, ट होगा, तो सीधा सा केंद्रीकरण जो है शुद्ध शब्द है। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे दान देने में विकट रूप से प्रसिद्ध थे, उसने आग्रह पूर्वक कहा, ठीक है। वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ध्यान देना कहाँ कहाँ है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वे दान देने में विकट नहीं आएगा, ठीक नहीं है, विकट रूप से सही नहीं होगा। उसने आग्रह पूर्वक कहा, ये मुझे ठीक लग रहा है। भारी भरकम शब्द ठीक नहीं आता है, मोटा ताजा के लिए भरकम होता है। और साहित्यिक जीवन का घोर संबंध, ये ठीक नहीं है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, उसने आग्रह पूर्वक कहा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द वर्तने की दृष्टि से शुद्ध। व्याकरण के काफी प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन सारे प्रश्न जो है अभ्युदय मानक हिंदी व्याकरण से हैं। सभी शब्द वर्तने की दृष्टि से शुद्ध। द्वारका, मैथिली, बिल्कुल मात्रा बड़ी आएगी, छोटी बड़ी होगी, ये ठीक नहीं है, ठीक है। मध्याह्नः, मध्याह्नः ठीक नहीं है। अंतर्ध्यान भी ठीक है, मध्याह्नः ठीक नहीं है। अंतर्धान होता है, ध्यान नहीं होता है। युधिष्ठिर, अंत्याक्षरी, पारितोषिक, प्रज्वलित, प्रज्वलित में ज आधा होता है। मिष्टान, साप, निर्वलम, अतिथि, बिल्कुल ठीक है, ये पूछा गया है। शुद्ध शब्द सभी कौन से हैं, ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। चरखा काटना, बिल्कुल नहीं, चरखा चलाना चाहिए, सूत काटा जाता है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, बिल्कुल ठीक है। यह कविता अनेकों भावों का प्रकट करती है, अनेक भावों को प्रकट करती है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, नहीं, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, संभव की आवश्यकता नहीं है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। दर्शन हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होता है। परिपत्र की विशेषता नहीं है, परिपत्र को पत्राचार का रूप नहीं माना जाता है। परिपत्र में किसी प्रकार की उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है। ध्यान देना, पत्राचार को हम पत्रोत्तर, प्रश्न उत्तर यानी जवाब में आए तो वैसा तो नहीं ही माना जाता है, ठीक है। और इसमें उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष को आदेश अनुदेश देने के लिए परिपत्र का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल नहीं। विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता तो नहीं है, क्योंकि यहाँ एक साथ अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता, उसको परिपत्र कहते हैं। यहाँ व्यक्ति विशेष जो है ठीक नहीं हमने लिखा है। केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अन्य कार्यालयों को कोई आदेश निर्देश देने एक साथ भेजा जाना होता है, तो उसे परिपत्र कहते हैं। ये विशेषता उसकी नहीं है। आंतरिक होता है, विभाग कार्यालय से सीमित रहता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य हैं। ग्वाले ने पानी मिलाकर दूध बेचा, ठीक है। ईमानदार तिपैया चालक ने यात्री का सामान लौटाया, ठीक है। शाबाश हमें तुम पर गर्व है, ठीक है। सब्जी कौन लाने गया, ध्यान देना, ये कौन यहाँ ठीक नहीं है। सब्जी लाने कौन गया है, और यहाँ प्रश्नवाचक होगा, तो मेरा यह है कि इसका उत्तर 4 होगा। नाक का बाल होना सीधा सा है, ये बहुत लोक प्रचलित मुहावरा है। नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना। अगला प्रश्न है, अक्ल पर पर्दा पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। अक्ल पर पर्दा पड़ने का अर्थ है जानबूझकर गलती नहीं, अपने को बड़ा होशियार नहीं, बुद्धि मारी जाना, बिल्कुल ठीक है। ये सारे जो है आपको उसमें मिलेंगे व्याकरण में। कष्ट पर कष्ट आना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। कष्ट पर कष्ट आना यानी कंगाली में आटा गीला होना, ढाके 3 पात नहीं, नदी नाव संयोग, ये तुलसी की पंक्ति, ये भी नहीं। कंगाली में आटा गीला होना, कष्ट पहले ही था, फिर जो है कष्ट आया, तो कंगाली थी, आटा गीला हो गया, ये होगा। अर्थशास्त्री के पत्र के संबंध असंगत है, इसमें विषय और संदर्भ अवश्य लिखा जाता है अर्थशास्त्री के पत्र में, तो ध्यान देना है। विषय और संदर्भ हमने आपको अर्थशास्त्री के पत्र में लिखवाया है। अर्थशास्त्री के पत्र में इसमें विषय संदर्भ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान देना, हस्तलिखित है। इसमें असंगत बताना है, लिखा जाता है, बिल्कुल नहीं। अवश्य लिखा जाता तो बिल्कुल ही नहीं है।
बाकी विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पूरी तरह से एकदम देखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। और फिर है अपठित गद्यांश। आपने पढ़ा होगा अपठित गद्यांश। इसमें क्या कहा गया है? हिंदुस्तान में कुछ फूल बड़े ही दबंग और अक्खड़ प्रकृति के हैं, जैसे धतूरा और जवा कुसुम मानो दिनकर की कविता हो। चंपा तपोरता की तरह है, जिसके पास भ्रमर पटकने का साहस भी नहीं कर सकता। सफेद कचनार अज्ञे जी के बुद्धिवादी प्यार का प्रतीक है। पारिजात सुमित्र नंदन पंत की कविता है। और रसाल मंजरी प्रसाद जी का सौंदर्य बोध। ठीक है, यहाँ जो है थोड़ा सा हम कर देते हैं, प्रसाद जी का होगा। ठीक है, यहाँ प्रसाद जी का है, तो इसको जो है थोड़ा सा सुधार देते हैं। प्रसाद जी का सौंदर्य बोध। निराला की रस दृष्टि पीली सरसों का मुक्त विस्तार है। इसे अभिजात फूलों में सर्वथा अपांक्तीय रखा गया है। पर स्नेह का स्रोत जिससे प्रकाश का जन्म होता है और प्राणों का पोषण होता है, और धरती का श्रृंगार यही है। शोभा और श्रृंगार के विविध मापदंडों के प्रतीक इन पुष्पों के रहते हुए भी मैं नीम की पुष्प उसका तिरस्कार नहीं कर पाता हूँ। ये अत्यंत लघुकाय होता है, सफ़ेद बीच में पीली बिंदी। दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ इनके उत्तर देने हैं। लेखक के मतानुसार अत्यंत उपयोगी होते हुए किस फूल को उचित महत्व नहीं दिया गया है? किस फूल को उचित महत्व नहीं दिया गया है? तो ध्यान देना। निराला की रस दृष्टि पीली सरसों मुक्त विस्तार है, इसे अभिजात फूल सर्वथा अपांक्तीय रखा गया है। तो सीधा सा उत्तर होगा, क्या होगा? यहाँ सीधे से हमने देख लिए हैं, हम सीधे जो है उत्तर की बात करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? किसे महत्व नहीं दिया गया? सरसों के फूल को नहीं दिया गया है। और उसके बाद में देखिए अगला है, प्रस्तुत गद्यांश में आम्र मंजरी से किस कवि के सौंदर्य बोध की तुलना की गई है? तो आम्र मंजरी से ध्यान देना, किसके सौंदर्य बोध की तुलना की गई है? सीधा सा आया था यहाँ, पारिजात सुमित्र पंत की कविता और रसाल मंजरी प्रसाद जी का सौंदर्य। ठीक है, रसाल मंजरी का मतलब क्या है? आम्र मंजरी। तो यहाँ सीधा सा मिलेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा? जयशंकर प्रसाद को लेना है। और उसके बाद में देखिए अगला है, लेखक ने किस फूल को तपस्या में रत पार्वती के समान बताया? यहाँ सीधा सा आया है, चंपा को बताया है। देखिए इसमें अंत में आया है, शोभा श्रृंगार विविध मापदंडों प्रति पुष्पों में रहते हुए नीम की पुष्प स्वीकार नहीं करते लघुकाय हैं। चंपा यहाँ आया है। चंपा तपोरमा उमा की तरह है, जिसके पास भ्रमर पटकने का साहस भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ सीधा सा जो किसके बारे में पूछा गया है, लेखक ने किस फूल को तपस्या में रत पार्वती के समान बताया है? तपस्या में रत पार्वती के समान किसको बताया है? चंपा को बताया है। ठीक है, देखिए किसको बताया है? उमा आ गया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब आपके पद्यांश होगा। गोपाल दास नील्स की पंक्तियां हैं, सभ्यता कहाँ आगे कहाँ खड़ा है, विश्व जा रहा है किधर, गति रत विज्ञान कलाओं का, किस दिशि उन्मुख इतिहास दे रहा क्या विकास, क्या शोर समय का है क्या जोर हवाओं का, क्या यही सभ्यता का वह सुंदर सुखद स्वर्ग है पड़ा जहाँ पग पग पर मुद्दों का पड़ाव, बिक रहा जहाँ नारी तो रज्जत के टुकड़ों पर, फूलों के सौ पर जहाँ श्रृंगारों का जमाव। तो फिर इस पद्यांश में 3 प्रश्न यहाँ पूछे गए। मुझे लग रहा है कि नारी की जो वर्तमान दयनीय दशा है उस पर लिखा है। पद्यांश में नारी की स्थिति कैसी बताई गई है? चिंतनीय बताई गई है, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। रजत के टुकड़ों से यहाँ लोभ लालच का अर्थ लेना है। और केंद्रीय भाव क्या है? चिंता व्यक्त की है, शांति ईर्ष्या प्रेम की कोई बात नहीं है। आगे है, इंटरनेट पत्रकारिता के संबंध में असंगत है। इंटरनेट पत्रकारिता के संबंध में कॉमन सवाल है, समाचारों के संकलन सत्यापन पुष्टिकरण में आसानी होती है। बिल्कुल ठीक है, आसानी होती है। अश्लीलता दुष्प्रचार अफवाहों का सर्वथा अभाव होता है। बिल्कुल नहीं, इंटरनेट पर ये भरमार रहती है, इससे बचाव बहुत आवश्यक होता है, लेकिन कई बार जो है इससे बचा नहीं जाता है, तो ये एक समस्या है। समाचारों के बैकग्राउंडर तैयार करने में तीव्रता, ये सारी चीज़ें आपको लिखाई गई है। खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग, बिल्कुल ठीक है। तो इसका उत्तर होगा यह 2।
अगला मुद्रित माध्यमों में लेखनगत विशेषताओं की दृष्टि से असंगत है। मुद्रित माध्यम जो है प्रिंट है, उसमें क्या असंगत है? भाषा में सहज प्रवाह के लिए तारतम्य की अनिवार्यता बिल्कुल ठीक है। भाषा में सहज प्रवाह के लिए तारतम्य की अनिवार्यता होनी चाहिए, ठीक है। संस्कृत शास्त्रीय भाषा साहित्यिक शैली पर बल बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मुद्रित की बात करेंगे तो संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करेंगे, शास्त्रीय शैली का प्रयोग करेंगे तो वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि जो मुद्रित माध्यम होते हैं उनमें आम जनता को पहुंचते हैं, ऐसे में ये ठीक नहीं। समय सीमा, आवंटित स्थान के अनुरूप लेखन, ये ठीक है। भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त प्रयोग पर बल, ये भी ठीक है, तो इसका जो है यह असंगत है। अगला है समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के संबंध में असंगत है। इस शैली में 3 हिस्से होते हैं, बिल्कुल 3 हिस्से होते हैं। ये पढ़े, इंट्रो, बॉडी, समापन। इसमें इंट्रो, बॉडी, समापन ये आ गए हैं 3 हिस्से। क्रम में घटनाएं होती है। इसमें कहानी की तरह क्लाइमेक्स बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान देना है। इसमें कहा खबर के अंत में आता, बिल्कुल नहीं। खबर घटते महत्व क्रम में होती है, मुख्य बात पहले आएगी, फिर बाद में जो है घटते क्रम में होगा। कहानी में जैसे चरमावस्था अंत में आती, क्लाइमेक्स होता है, ऐसा इसमें उल्टा पिरामिड शैली में नहीं होता, तो इसका उत्तर होगा 3। ये सारी बातें लिखी हुई है। निम्नलिखित में से किस विधा का पत्रकारिता से गहरा संबंध है? ध्यान देना, पत्रकारिता से जुड़ी हुई विधा कौन सी? रिपोर्टाज। रिपोर्टाज में आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं को लिखना होता है, और पत्रकारिता में भी यही काम होता है। ये आपको वहाँ लिखाया गया है, जिसकी जो है सृजनात्मक लेखन में। डायरी लेखन के संबंध में असंगत है, ध्यान देना। इसमें व्यक्ति निरपेक्षता अधिक रहती है, हमने लिखा है डायरी लेखन में, ठीक है। स्वयं के साथ स्थापित होने वाला संवाद है, अंतरंग साक्षात्कार है, ये सारा कुछ जो है क्या है, यहाँ डायरी व्यक्तिक प्रधान होती है, और यहाँ लिखा है निरपेक्षता, तो यह उत्तर जो है होगा, क्योंकि असंगत पूछा है। समय और स्थान के संदर्भ को अपनी अभिव्यक्ति देता है। डायरी लेखक अपनी भावना के प्रति ईमानदार होता है। इसमें तत्कालीन संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल ठीक है, तो इसका उत्तर 1 होगा। अगला प्रश्न है, हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक के साथ, इस काव्य पंक्ति में निहित शब्द शक्ति है। देखिए, जो मैंने पंक्तियां पढ़ी है, इसका स्रोत उसमें दिया नहीं है, लेकिन हरि के अर्थ कहीं शेर भी दिया है, कहीं बंदर भी दिया है। उस अर्थ में जहाँ जो समझाया गया है, द्विज का अर्थ हाथी के बजाय उसके अंदर जो है पक्षी दिया है, तो इस आधार पर जो है यह इसमें जो है शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति होगी, तो इसका उत्तर होगा 3। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कहानी का आवश्यक तत्व नहीं कहा जा सकता? ध्यान देना, कहानी के तत्व लिखे हैं हमने। असंभव कल्पना हम आवश्यक तत्व नहीं कह सकते, हो सकती है, लेकिन आवश्यक तत्व नहीं कहा जा सकता, ये ठीक है, बिल्कुल असंभव कल्पना को नहीं कहा जाता। पात्रों के संवाद, बिल्कुल संवाद तो होंगे ही, ये संवाद आपके पढ़ा है। और चरित्र चित्रण, बिल्कुल चरित्र चित्रण होगा, ये चरित्र चित्रण है, ये संवाद है, ये चरित्र चित्रण है। कथानक में द्वंद्व, द्वंद्व आपको अलग से लिखाया है, द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है, तो इसका उत्तर होगा असंभव कल्पना आवश्यक तत्व नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से लक्षणा में होता है? ध्यान देना, ये प्रश्न थोड़ा सा डाउट वाला है। लक्षणा में हमने क्या लिखा? 3 बातें। भगीरथ मिश्र के काव्य शस्त्र में शब्द शक्तियां पढ़ेंगे, तो मुख्यार्थ में बाधा, रूढ़ि या प्रयोजन के सहारे संबंधित अन्य अर्थ लक्षित होता है, तो मुख्यार्थ में बाधा लक्षणा में ठीक है। अकथित अर्थ का प्रकाशन होता है, लेकिन ये व्यंजना में ज़्यादा होता है, तो मेरा ये मानना है कि लक्षणा में होता है। निम्नलिखित में से लक्षणा में होता है, दो मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न रूढ़ि या प्रयोजन के सहारे उससे संबंधित अन्य अर्थ लक्षित होता है, तो रूढ़ि प्रयोजन में कहीं न कहीं मुख्यार्थ बना रहता है, तो इस अर्थ में मुख्यार्थ में बाधा। अकथित अर्थ का प्रकाशन, अकथित तो नहीं होता क्योंकि उसमें भी सामने आता है, तो लक्षणा में होता है। मैं तो इसका उत्तर मानता हूं कि मुख्यार्थ में बाधा होगा, ये व्यंजना में चला जाएगा। अकथित अर्थ का प्रकाशन, व्यंग्यार्थ का प्रकाशन तो व्यंजना है ही, सामान्य अर्थ अभिधा में होता है, तो इसका उत्तर जो है यह होना चाहिए। और फिर है यमक अलंकार का उदाहरण है। यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है। ऐसा किसमें हुआ? इसमें कहीं ऐसा हुआ नहीं है। इसमें तेज तेज तेज, लेकिन अर्थ एक ही है, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अर्थ वही है। इसमें उपमेय रूपान में सादृश्य की संभावना की जाती है, नहीं की जाती है।
हंसने लगे सब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। उपमा अलंकार है। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। यहाँ पर्दे और परदेसी, इसमें सभंग यमक है। पर्दे की इज्जत परदेसी यानी बाहर के हाथ बिकानी थी। तो इसका उत्तर जो है 4 होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है यमक अलंकार का उदाहरण। अगला है उपमा अलंकार की विशेषताओं के संबंध में असंगत है। उपमेय और उपमान में साधर्म्य रहने पर भी वैधर्म्य के तत्व विद्यमान रहते, बिल्कुल रहते हैं, एक समान नहीं होता है। सादृश्य विधान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें साधारण धर्म कहते हैं। असंगत बताना है, तो ध्यान देना, सादृश्य विधान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं, साधारण धर्म नहीं कहते हैं। ठीक है, असंगत बताना, ये असंगत है। वस्तु का साम्य अन्य वस्तु के साथ स्थापित किया जाता है, उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, इसमें उपमेय और उपमान में साम्य स्थापन किया जाता है, ये ठीक है, सारा इसमें आपके जो है लिखा हुआ है। अगला है अभिधा सब शक्ति का उदाहरण है। ध्यान देना, सारा गांव भूखों मर गया यानी गरीबी है। तालाब में कमल खिल गया, तालाब में कमल खिल गया, खिला तो खिल गया। कोकिल कंठी गारी यानी मीठी वाणी की बात की गई है। दोनों घरों में लड़ाई है यानी वहाँ झगड़ा फसाद होता रहता है। तो इसका सीधा उत्तर क्या है, जिसमें मुख्यार्थ हो। अभिधा सब शक्ति, तालाब में कमल खिल गया, सीधा सा है, तो इसका उत्तर होगा 2। फिर उत्प्रेक्ष अलंकार के संबंध में असंगत है। उत्प्रेक्षा में उपमेय उत्कट या प्रधान जबकि उपमान गौण होता, बिल्कुल नहीं। उपमेय की तो हम संभावना व्यक्त करते हैं, जो उत्कट होता उपमान उसमें, तो यह उत्तर होगा, क्योंकि पूछा है असंगत है। ध्यान देना, परीक्षा शब्दों का खेल है। अगर आपने समझ बना ली, सम्मिलित असम्मिलित, संगत असंगत, वो अच्छी तरह से पढ़ लिया तो उत्तर भी आपका सही होगा। बाकी उपमा की भांति उत्प्रेक्षा में भी वाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उत्प्रेक्षा में विशिष्ट या कवि कल्पित उपमान की संभावना आवश्यक है, बिल्कुल है। उपमेय और उपमान में सादृश्य की संभावना की जाती है, बिल्कुल की जाती है, संभावना ही की जाती है। प्रश्न संख्या 118, किस अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है? यह आपको लिखा है, रूपक के प्रमुख जो 2 भेद होते हैं, अभेद रूपक और तद्रूप रूपक। ठीक है, तो इसके अंदर जो है अभेद रूपक में सांग रूपक, निरंग, परम्परित रूपक, तो इसका सीधा सा है। स्थूल सवाल है, ये भी ज़्यादा गहरा नहीं है, ये हमारे क्लास नोट से ही है। हरिगीतिका छंद के विषय में सही नहीं है। चरण के अंत में गुरु लघु, तो हमने हरिगीतिका को लिया, हमने क्या लिया, अंत में लघु गुरु, तो यहाँ गुरु लघु सही नहीं है। बस आपका उत्तर मिल गया, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जा सकते 16, 12 पर, ये बिल्कुल है। गीतिका के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरिगीतिका बनता है, बिल्कुल बनता है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, बिल्कुल है, तो इसका उत्तर होगा 1, क्योंकि अंत में लघु गुरु आता है, लिखा हुआ है, गुरु लघु नहीं आता है। अगला प्रश्न है, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। ठीक है, हो गया। हिंदी का अंतिम प्रश्न है, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। इस काव्यांश का सौंदर्य निम्नलिखित में से किस अलंकार पर आधारित है? श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, यमक। ऐसा प्रश्न अगर आ जाए, आपने कभी पढ़ा नहीं है तो उसको समझना है। पहले विकल्प देखने, उत्प्रेक्षा कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल। संदेह, कोई संदेह की बात है नहीं। यमक में 2 शब्द होने चाहिए, यह है नहीं। तो श्लेष में क्या होगा, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। जहां गांठ तहां रस नहीं, गांठ का अर्थ क्या है, जैसे गन्ने में भी जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है, उसी तरह अगर मन में दुर्भावना हो जाती है तो आपका प्रेम भाव नहीं रहेगा, तो सीधा सा इसका अर्थ क्या होगा, श्लेष होगा। तो ये हिंदी साहित्य के प्रश्न थे 120। मैंने अभी आपके सामने अधिकांश प्रश्नों के साक्ष्य रखे। कुछ प्रश्न जो अभ्युदय मानक हिंदी व्याकरण से सीधे थे, या कुछ ऐसे प्रश्न जो मुझे लगा नहीं कि ये साक्ष्य रखना चाहिए, तो वो मैंने नहीं रखा। तो इसमें आपने देखा लगभग 120 में से लगभग 112-15 के बीच में सीधे क्लास नोट्स से सवाल आए हैं, और बहुत ही सारगर्भित रूप में जो पढ़ाया गया उसी में से पूछा गया। बहुत फैला करके नहीं पढ़ाया गया, लंबा चौड़ा नहीं लिखाया गया। बहुत कम से कम जो है आपको पढ़ना पड़े और उसकी समझ बने, उस आधार पे आपको देखना है। इसमें इतने प्रश्न जो है लिए। आज समीक्षा करने का उद्देश्य यही था कि आपको ये तय करना है कि हमें किस आधार पे तैयारी करनी है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं,
नए बदलाव आ रहे हैं उनके लिए आपको तैयार रहना है। और इसके साथ ही अब शिक्षा मनोविज्ञान के 30 प्रश्न और है जिनका सॉल्यूशन कर लिया है। क्योंकि ज्योति मैडम ने मनोविज्ञान में एमए किया है तो उन्होंने इसको जो है देखा है और इसमें जो है इसकी भी की है वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का एक घटक है। तो इसके अंदर विकल्प सीधा पढ़ने के बजाय सीधा देख लेते हैं। इसका उत्तर जो है तीसरा है, क्योंकि इसमें चारों जो है घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित नहीं है। संवेगों का अनदेखा करना, संवेगों को अनदेखा करना, सीधे सीधे जो है देख लेना है। निम्नलिखित में से किसे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। C.W. बीयर्स को। कक्षा संचार प्रक्रिया में संप्रेषण की अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। इसका उत्तर 3 होगा। संप्रेषण का स्रोत, एनकोडिंग, माध्यम। ये मैंने वैसे जनसंचार में संचार को शुरू किया था, सैनन वीवर का मॉडल है। मैं आपको और बताना चाहूँ, संप्रेषण का स्रोत पहले होगा, एनकोडिंग होगा, वो समझेगा, फिर माध्यम होगा, फिर डिकोडिंग होगा, ठीक है, फिर संदेश प्राप्तकर्ता तक संदेश प्राप्त होगा, फिर पृष्ठपोषण होगा। इन चरणों में शोर सभी में बना रहेगा। ये हमने मॉडल लिखाया है वैसे हिंदी साहित्य में भी, लेकिन ये शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगला है, शिक्षा प्रतिमान का कौन सा आधारभूत तत्व शिक्षक विद्यार्थी की कक्षा के बाहर व अंदर भूमिका एवं पारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करता है। सामाजिक व्यवस्था, बिल्कुल ठीक है। पूर्वाग्रह संप्रेषण में आने वाली बाधाओं में से किस प्रकार की बाधा का उदाहरण है। ये मनोवैज्ञानिक बाधा होती है। निम्नलिखित में से शिक्षण सहायक सामग्री किस हेतु उपयोगी नहीं है। रटंत अधिगम में वृद्धि हेतु उपयोगी नहीं है। निम्नलिखित शिक्षण सहायक सा माध्यम अप्रक्षेपित है, तो वो बुलेटिन बोर्ड जो है वो अप्रक्षेपित है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग परिवार में सम्मिलित नहीं है। तो सिनेप्टिक्स यह नहीं है। निम्नलिखित में कौन सहकारी अधिगम की विधि नहीं है। प्रोजेक्ट विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आईसीटी की व्यापक परिभाषा में शामिल नहीं है। पारंपरिक मुद्रित पुस्तक के बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का एक प्रमुख घटक नहीं है। ध्यान देना, नहीं है, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। व्यक्तिगत स्पर्धा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है। माइक्रोफोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से प्रणाली उपागम के मूलभूत समष्टि पैरामीटर होते हैं। अदा, प्रक्रिया, प्रदा, पर्यावरणीय संदर्भ। सॉफ्टवेयर उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों के लिए सीमा और उद्देश्यों का निर्धारित करना। निम्नलिखित में से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग किस पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। ज्ञानात्मक एवं मनोक्रियात्मक के लिए किया जाता है। कंप्यूटर सहाय अधिगम की कौन सी विधि प्रणाली में प्रतिक्रियाओं पर लगातार अभ्यास करने की विशेषता पाई जाती है। ड्रिल एवं प्रैक्टिस। प्रणाली उपागम की मूल अवधारणा निम्न में से किस विषय से ली गई है। भौतिक विज्ञान से ली गई है। मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से कक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन पर केंद्रित है। शिक्षा मनोविज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों में सम्मिलित है। तो इसमें ध्यान देना, आपके विकल्प में चारों ही है। शिक्षा मनोविज्ञान के विद्यालय अधिगम तथा उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है। कैरोल की है। ब्रिजेज के संवेगात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सिद्धांत के निष्कर्षों में सम्मिलित नहीं है। तीव्र संवेगों की अनुक्रियाएं बढ़ती जाती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो इसमें आपके परिकल्पनात्मक चिंतन, सामान्यकरण एवं नियम निर्माण, ये दोनों होंगे। निम्नलिखित में से उत्तम लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता को लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। रूढ़िगत नैतिकता के अंदर है। टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया। पावलोव ने दिया। और निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञान का एक आवश्यक कौशल नहीं है। तो असंतुलन जो है नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत भाषा को महत्व दिया। वाइगोटस्की ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नियम नहीं है। अंतर्नोद जो है नहीं है।
यदि किसी विद्यार्थी का अकादमिक गतिविधियों में प्रदर्शन अच्छा नहीं है किंतु वह गैर अकादमिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, यह उदाहरण निम्न में से किस समायोजन युक्ति से संबंधित है? तो ध्यान देना है वो किस समायोजन युक्ति से संबंधित है, क्षतिपूर्ति से संबंधित है। यहाँ जो है यह संख्या आ गई है, इसको जो है साफ करना है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कैफोल्डिंग की विशेषता है? तो इसमें आपकी आकस्मिक सहायता, मंदन, जिम्मेदारी या का स्थानांतरण, और इसमें जो है आपके तीनों ही है। तो इस तरह से हमने देखा 150 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, जैसा कि ज्योति मैडम ने बताया है। एस मंगल को पढ़ें, पाठक की पुस्तक भी पढ़ें, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी को भी पढ़ें। अब अंतिम जो है स्लाइड है कि 21 नवंबर 2024 को बैच शुरू हो रहा है और हमने अभी टेस्ट सीरीज चलाई थी, उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला और धरातल स्तर पर टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। उसमें आपके 5 बार से अधिक पाठ्यक्रम आपका कवर होता है और लगभग 6 महीने तक टेस्ट सीरीज चलती है। बड़े उच्च स्तर के प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। जैसा कि आरपीसी का पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि आप आरपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ शिक्षक दोनों की ऑफलाइन कक्षाएं 21 नवंबर से आज से ही शुरू है। नए बैच की जो शून्य से शुरुआत होगी और दिसंबर माह के मध्य में टेस्ट सीरीज भी शुरू होगी। इससे पहले जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी जिन्होंने बैच लिया है, पाठ्यक्रम किया है, उनके लिए वो एक अच्छा तैयारी का अवसर होगा। टेस्ट सीरीज से जुड़े रहें, न्यूनतम शुल्क में और गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज होगी और पाठ्यक्रम जो होगा वो भी गुणवत्तापूर्ण होगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रम को मैं और बताना चाहूँगा कि अपडेट कर दिया गया है, आप घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पाठ्यक्रम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वे कक्षाएं आज से ही शुरू हो गई है। इस आधार पर आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसको अपडेट किया जा रहा है और आज हमने देखा बहुत से प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। अभ्युदय मानक हिंदी व्याकरण के प्राय सारे सवाल उससे पूछे गए और अन्य जो भी काव्य शास्त्र या विशेष रचनाओं से संबंधित है तो वो भी प्रज्ञा क्लासेस के नोट्स से सीधे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो इस तरह से आप सही निर्णय लेकर के तैयारी करें और जो आत्मविश्वास के साथ तैयारी करेगा, एक दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करेगा, उनको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।